विराट IAS अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमें जुडिशरी को शुरू करना है, न्यायपालिका वाला चैप्टर हमें शुरू करना है और जुडिशरी से संबंधित जो विभिन्न मुद्दे हैं हमें उनको डिस्कस करना है। जैसे कि न्यायिक सुधार, ये मुद्दा है जिसे हम डिस्कस करेंगे। जुडिशियल रिफॉर्म्स और संविधान सभा के द्वारा जुडिशरी की जिस भूमिका की कल्पना की गई थी, जो रोल हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि देश में जुडिशरी किस तरह का रोल प्ले करेगी, उनकी कल्पना क्या थी और संविधान में जुडिशरी से संबंधित क्या प्रावधान दिए गए हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। बाद में ये भी देख लेंगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, न्यायिक सक्रियता क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका कल्पना की गई थी, क्या भूमिका थी, यानी एनविसेज्ड रोल क्या था, क्या कल्पना की गई थी। देखो, पंडित नेहरू के अनुसार संविधान केवल ये कल्पना नहीं करता कि हमारे देश की जुडिशरी बिल्कुल निष्क्रिय पड़ी रहेगी, सोई रहेगी, कुछ नहीं करेगी। संविधान के प्रावधान इस तरह के हैं कि संविधान ऐसी कल्पना करता है कि न्यायपालिका भारत के सामाजिक बदलाव में और भारत के सामाजिक क्रांति में एक एक्टिव रोल निभाएगी। भारत के सोशल रेवोल्यूशन में और भारत के सामाजिक परिवर्तन में, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में, यानी सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक क्रांति में न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब इस सोशल रेवोल्यूशन और सामाजिक परिवर्तन का क्या मतलब है, जो मैंने बोर्ड पर लिखा, सामाजिक क्रांति, इसका क्या मतलब है। देखो, इसका सिंपल मतलब आप ये कह सकते हो कि समाज में बदलाव लाना, जैसे जात व्यवस्था को मिटाना। तो इस तरह से जितने भी सामाजिक बुराइयां हैं उनको ख़त्म करने को आप कह सकते हो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर सोशल रेवोल्यूशन या सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो संविधान में दोस्तों ये कल्पना की गई है कि संविधान के प्रावधान ये कहते हैं कि न्यायपालिका सामाजिक क्रांति में एक एक्टिव रोल प्ले करेगी, यानी समाज को बदलने में अपनी भूमिका निभाएगी। और ध्यान देने वाली बात देखो यहाँ पर यह भी है कि जो हमारे नीति निदेशक तत्व हैं, DPSP, ये शुरू हो जाते हैं आर्टिकल 36 से। इस आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। तो स्टेट की डेफिनेशन में जुडिशरी भी आती है, राज्य की परिभाषा में न्यायपालिका भी शामिल है। तो कहने का सारांश ये है, कहने का एसेंस ये है कि जो DPSP हैं यानी नीति निदेशक तत्व हैं, इनको लागू कराने के लिए न्यायपालिका भी अपनी एक भूमिका निभाएगी। अगर नीति निदेशक तत्वों को इम्प्लीमेंट कराने में, उनको लागू कराने में एग्जीक्यूटिव यानी मंत्री और सरकार या हमारी संसद कोई इंटरेस्ट नहीं लेगी, तो हमारी न्यायपालिका की भी एक जिम्मेदारी है। तो उनके साथ साथ हमारी न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि न्यायपालिका पहल कर सकती है और नीति निदेशक तत्वों को लागू करा सकती है। नेक्स्ट देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार है, जो ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, इससे संबंधित कुछ फैक्ट की बात करेंगे। आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे देश में अल्टीमेट कोर्ट ऑफ अपील है, यानी अंतिम अपील का माध्यम है, चाहे वो सिविल मामले हों, दीवानी मामले, चाहे फौजदारी या क्रिमिनल मामले हों। तो पहला पॉइंट हो गया सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार का कि सुप्रीम कोर्ट फाइनल अपील का कोर्ट है, सिविल मामलों में भी और क्रिमिनल मामलों में भी। दूसरा तो हाईएस्ट अपील, ये आप समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मतलब जहां हाईएस्ट अपील दर्ज की जा सकती है, जहां हाईएस्ट अपील फाइल की जा सकती है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार में आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का अल्टीमेट इंटरप्रेटर है, यानी संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता, अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में किसी भी आर्टिकल पर, किसी भी अनुच्छेद पर, किसी भी संविधान के प्रावधान पर किसी भी तरह की अगर कोई एम्बिग्यूटी है, कोई बंदा दोराहे पर खड़ा हो, भ्रमित हो रहा हो, कंफ्यूज हो रहा हो, तो अल्टीमेट जो बात होगी, जो फाइनल बात होगी, वो सुप्रीम कोर्ट की होगी। जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वही फुल एंड फाइनल होगा। जैसे EWS कोटा आया था, जिसमें जनरल कास्ट के लोगों को 10% कोटा दिया गया था। अब इसके बारे में संसद ने 103वां संविधान संशोधन भी कर दिया था, लेकिन फाइनली डिसाइड सुप्रीम कोर्ट नहीं किया कि ये सही है या गलत है। यानी सुप्रीम कोर्ट को क्या इस अमेंडमेंट को रद्द करने का कोई अधिकार बनता है या नहीं बनता। तो मतलब कहने का ये है कि जो फाइनल पावर है कि कोई प्रोविजन सही है या गलत है, ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। नेक्स्ट पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के अधिकार का,
देखो, सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का संरक्षक भी कहते हैं या मूल अधिकारों का गार्जियन भी कहते हैं, गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट, क्योंकि फंडामेंटल राइट को सुप्रीम कोर्ट ने ही प्रोटेक्शन दी हुई है, उसी ने उनको संरक्षित किया हुआ है। और देखिए आर्टिकल 13 ये कहता है कि अगर देश में कोई ऐसा कानून बनता है जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता हो, वायलेट करता हो फंडामेंटल राइट को, तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा, ज़ीरो डिक्लेयर कर सकता है। और आपको पता है आर्टिकल 32 में 5 रिट्स हैं जो आपने पढ़ी होंगी कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का, मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो बंदा सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इसके बाद हम ये देख लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार है उसका चौथा पॉइंट देखेंगे। आर्टिकल 131 के हिसाब से देखो, सुप्रीम कोर्ट एक संघीय न्यायालय है, एक फेडरल कोर्ट है। 131 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट एक फेडरल कोर्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किसी बात को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, विवाद हो जाए, तो मामला सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा सीधा। या अगर दो स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई विवाद हो जाए, तो सुप्रीम कोर्ट उस डिस्प्यूट को, उस मुद्दे को सुलझाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि संघवाद से संबंधित मामलों में जो मूल अधिकार है, जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट में ही ये मामला सीधे ले जाना पड़ेगा। जिले की कोर्ट कचहरी में मामला नहीं सुलझ पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन का ये है कि सुप्रीम कोर्ट रूल ऑफ लॉ का बचाने वाला है, यानी विधि के शासन का प्रोटेक्टर है, और संविधान का प्रोटेक्टर भी है। इन दोनों का संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट। तो इन 5 बिंदुओं में हमने सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार हैं, जो उसका अधिकार क्षेत्र है, जो उसका ज्यूरिसडिक्शन है, उसके बारे में हमने बात की और उसको समझा। अब अगली बात देखो हम करेंगे सुप्रीम कोर्ट की पावर के बारे में, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में। पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखो, इस सुप्रीम कोर्ट की पावर को हम 3 आर्टिकल्स के थ्रू देख सकते हैं, जिसमें पहला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 129, इसको देख लेंगे। दूसरा आर्टिकल होगा सुप्रीम कोर्ट की पावर से रिलेटेड हमारा आर्टिकल 137। तीसरा आर्टिकल हमारा होगा प्यारे दोस्तों आर्टिकल 141। कुछ और आर्टिकल भी हैं, उनको भी देख लेंगे, पहले इनको देख लेते हैं। देखो, जो आर्टिकल 129 जो है ये बोलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। ध्यान से सुनिएगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट, मतलब अभिलेखीय न्यायालय है। ये है सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के पास उन लोगों को दंडित करने की पावर है, उनको पनिशमेंट देने की शक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डिसओबे करते हैं, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट उनको सज़ा दे सकता है। जैसे देखो, सीबीआई के डायरेक्टर बनाए गए थे टेम्परेरी, नागेश्वर राव साहब टेम्परेरी मुखिया बनाए गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई कोई टेम्परेरी मुखिया महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन इन्होंने कुछ ऑफिसर्स के ट्रांसफ़र कर दिए, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट हो गई, अवहेलना हो गई, सुप्रीम कोर्ट की अपमान हो गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट का साफ ऑर्डर था कि जो सीबीआई का कार्यकारी मुखिया, टेम्परेरी मुखिया, वो किसी ऑफिसर का ट्रांसफ़र नहीं करेगा, लेकिन नागेश्वर राव साहब ने ट्रांसफ़र कर दिया। हालांकि बाद में इन्होंने माफ़ी मांग ली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस माफ़ी को एक्सेप्ट नहीं किया और ये कहा कि आपने अदालत की अवहेलना की है, आपने हमारा कंटेम्प्ट किया है, तो आपको आर्टिकल 129 के हिसाब से हमारे पास पनिशमेंट देने की पावर है। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप 1 लाख रुपए का फाइन भरोगे और शाम तक इस अदालत के कोने में बैठोगे, ये आपकी सज़ा है। ये आर्टिकल 129 दोस्तों, यह है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के पास उन लोगों को दंडित करने की शक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते, उसके आदेशों को नहीं मानते। इसके बाद आर्टिकल देखिए 137, सुप्रीम कोर्ट की भी पावर है। इस आर्टिकल में पुनर्विचार याचिका का प्रावधान है, अर्थात रिव्यू पिटीशन, पुनर्विचार याचिका, ये प्रावधान इसमें दिया गया है पुनर्विचार याचिका का। इसका मतलब देखो ये हुआ कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही
अपने जजमेंट्स जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, केवल समीक्षा सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, जो वर्डिक्ट दे दिया, उसको कोई ताकत नहीं बदल सकती, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ही अपने दिए हुए निर्णयों में बदलाव ला सकता है, उनको रिव्यू करके, उनकी समीक्षा करके। इसके बाद आता है पावर का आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट की साथियों, आर्टिकल 141। ये आर्टिकल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो वर्डिक्ट दिए जाते हैं वो भारत की सभी अदालतों में बाइंडिंग होंगे, सभी अदालत उनको मानने के लिए मजबूर होगी। या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो लॉ डिक्लेयर कर दिया जाता है वो देश की सभी अदालतों में बाध्यकारी होंगे। और इवन सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानून भी बनाया जा सकता है। इवन सुप्रीम कोर्ट के फैसले कानून के बराबर हैसियत रखेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की हैसियत वही होगी जो कानून की हैसियत होती है। ये बात बोली गई है आर्टिकल 141 में। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप कंफ्यूज मत होना, कहीं आपको ये लगे कि ये तो शक्तियों के पृथक्करण की बात नहीं हो रही। देखो कानून तो ठीक है, संसद और विधानसभाएं ही बनाती हैं, तो फिर आर्टिकल 141 क्यों कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कानून सुप्रीम कोर्ट बनाएगा? देखो हालांकि ये बात सच है कि सेपरेशन ऑफ पावर हमारे देश के संविधान में पूरी तरह से मौजूद है और कानून बनाने का काम हमारी संसद का या राज्य की विधानसभाओं का है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए देश में कि जो संसद और विधानसभाएं हैं उन्होंने किसी मुद्दे पर कानून नहीं बनाया, तो उस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ दिशा निर्देश, कुछ गाइडलाइंस जारी करके कानून बनाया जा सकता है। और वो कानून तब तक लागू रहेगा जब तक संसद उस मुद्दे पर, उस बिंदु पर कोई कानून ना बना दे। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। देखो वर्क प्लेस पर महिलाओं का जो उत्पीड़न है, जो हैरेसमेंट है, 1997 में कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे सुप्रीम कोर्ट ने, जिन्हें विशाखा गाइडलाइंस कहते हैं। 1997 में आपने फंडामेंटल राइट के चैप्टर को पढ़ते समय इसका नाम सुना होगा। अब क्योंकि वर्क प्लेस पर महिलाओं के हैरेसमेंट को रोकने के लिए उस समय तक कोई कानून नहीं था, तो कई सालों तक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कानून बन के लागू होती रही। लेकिन फिर 2013 में इस बारे में संसद ने कानून बना दिया, तो इस वजह से जो पुरानी ये गाइडलाइन चली आ रही थी फिर इनके कोई मायने नहीं रहे। तो कहने का सारांश यहाँ पर मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसे मुद्दों पर भी कानून बनाया जा सकता है जिस पर कोई कानून फिलहाल हमारे देश में है नहीं, फिलहाल कोई कानून जिस पर मौजूद नहीं है देश के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया वो कानून तब तक लागू रहेगा जब तक संसद उस पर कोई कानून बना नहीं देती। और जब संसद उस मुद्दे पर कानून बना देगी तो फिर उस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने पास्ट में जो कानून बनाया था वो कानून ऑटोमेटिकली रद्द हो जाएगा। तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है आर्टिकल 141 का इस संदर्भ में। होप के यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई होगी। अब देखो इस रिव्यू पिटीशन के अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास एक और कॉन्सेप्ट है याचिकाओं की पुनर्विचार करने का, जिसे कहते हैं क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन मतलब उपचारात्मक याचिका, यानी अगर रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाए तो उसके बाद न्याय के लिए क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की जा सकती है। मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया, तो उस फैसले के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन में जाएंगे, फिर उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन में जाएंगे। तो आप हायरार्की को समझिए। तो रिव्यू पिटीशन के बाद भी एक रास्ता मिलता है जिसे कहते हैं क्यूरेटिव पिटीशन या उपचारात्मक याचिका। देखो ये जो क्यूरेटिव पिटीशन है इसको कोई भी बंदा इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है जिसका उस केस से कोई, उस मुकदमे से कोई लेना देना ना भी हो तो भी ले जा सकता है वो, बशर्ते कि उस बंदे को ये लगे कि जो रिव्यू पिटीशन इससे पहले आई थी उसमें जो जजमेंट आया उस केस में कानून का उल्लंघन हुआ, न्याय नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट हो जाए तो उसके बाद भी क्यूरेटिव पिटीशन कोई भी बंदा ले जा सकता है, केस से उसका संबंध हो या ना हो दोस्तों। लेकिन देखो सुप्रीम कोर्ट इस क्यूरेटिव पिटीशन को एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा चूजी है, हाईली सेलेक्टिव रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर केस में सुप्रीम कोर्ट के पास क्यूरेटिव पिटीशन हम लगा देंगे, ले जाएंगे। ये मर्जी है सुप्रीम कोर्ट की कि वो उस केस से रिलेटेड इस क्यूरेटिव पिटीशन को एक्सेप्ट करे या ना करे। और ये जो क्यूरेटिव पिटीशन का कॉन्सेप्ट है ये एक मामले केस से उभरा, जिस केस का नाम है अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा हुर्रा। मतलब क्यूरेटिव पिटीशन या उपचारात्मक याचिका की अवधारणा पहले नहीं थी,
ये तो इस अशोक हुर्रा बनाम रूपा हुर्रा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इस क्यूरेटिव पिटिशन के कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया। और ये जो अशोक हुर्रा बनाम रूपा हुर्रा का केस है, ये सन 2002 का केस है साथियों। तो आप ये समझ लो कि सन 2002 में ये उपचारात्मक पिटिशन या उपचारात्मक याचिका का कॉन्सेप्ट आया था, और इस उपचारात्मक याचिका के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश भी दिए थे। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक दो बात कही है। पहला तो ये कि इस पिटीशन को टॉप 3 जज सुनेंगे, और जब इस उपचारात्मक याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के सामने होगी तो केवल कानून के फैक्ट ही रखे जाएंगे। ये कुछ दिशा निर्देश क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर रखे हैं। तो इस तरह से ये हमने बात कर ली। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सुप्रीम कोर्ट खुद ही रिव्यू कर सकता है, और कोई देश की दूसरी अथॉरिटी ऐसा नहीं कर सकती। इसके बाद हम आर्टिकल 142 की बात करेंगे। ये तो देखो आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 142 बेहद इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, और ये आर्टिकल बोलता है कि जो मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं उन मामलों में न्याय को सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर दे सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट न्याय को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी सीमा तक, किसी भी हद तक जा सकता है, कोई भी ऑर्डर दे सकता है, न्याय को बस सुनिश्चित कर हो जाए, ऐसा बोला गया है आर्टिकल 142 में। आर्टिकल 142 के देखो बहुत ज़्यादा आलोचना भी हुई। ऐसे आरोप लगते रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसका दुरुपयोग करता है, बहुत आरोप लगे। जैसे अभी देखो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर विवाद का जो समाधान निकला, तो सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है कि आर्टिकल 142 का हवाला देकर ही सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था, ये जजमेंट पास किया था। मस्जिद की जो जगह दी गई थी वो भी आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके ही मुस्लिम पक्ष को वो जगह दी गई थी। इसके बाद हम अगली पावर देखेंगे आर्टिकल 144 में, आर्टिकल 144 में। ये आर्टिकल बोलता है कि सारे के सारे जो सिविल अथॉरिटीज़ हैं, यानी जो IAS IPS ऑफिसर्स हैं, और जितने भी जजेस हैं यानी जुडिशल ऑफिसर्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की मदद करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट की एड में काम करेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करेंगे। इस तरह से हमने संविधान के विभिन्न आर्टिकल की मदद से सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है उसको समझने की कोशिश की, और सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को हमने समझा। अब देखो सवाल ये उठता है कि चलो भाई ठीक है, संविधान में क्या लिखा है, क्या प्रावधान है, वो तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन प्रैक्टिकल में, हकीकत में सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड कैसा रहा है। अब आप याद करो, जब हमने प्रधानमंत्री के बारे में डिस्कस किया था तो क्या डिस्कस किया था? हमने ये डिस्कस किया था कि कोई इंस्टीट्यूशन, कोई चेयर कैसी होगी, ये बात केवल लिखित बात पर निर्भर नहीं करती, संवैधानिक प्रावधानों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये निर्भर करता है पॉलिटिकल कल्चर पर, राजनीतिक संस्कृति कैसी है, और उन बंदों पर भी डिपेंड करता है जो पर्सन उस चेयर के ऊपर बैठा है। तो उन बंदों पर डिपेंड करता है जो कि वो इंस्टीट्यूशन कैसे काम करेगा। तो संविधान के प्रावधान तो केवल हमें थ्योरी के बारे में बता देते हैं। अब हम ये समझेंगे कि प्रैक्टिकल क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। संविधान तो टेक्स्ट है, तो प्रैक्टिकल में सुप्रीम कोर्ट का ट्रैक रिकॉर्ड रहा कैसा है। तो देखो, जब हम सुप्रीम कोर्ट के ट्रैक रिकॉर्ड को हम एनालाइज करेंगे तो जो संवैधानिक प्रावधान रहे हैं, हम उनके आधार पर इसका विश्लेषण कर सकते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने वास्तव में संविधान के प्रावधानों के हिसाब से काम किया कि नहीं किया। क्या इसने संवैधानिक प्रावधानों को नज़रअंदाज किया? क्या जो संविधान ने इसको जो अब उत्तरदायित्व सौंपे हैं, क्या इसने उनको निभाया कि नहीं निभाया। तो ये सारी बातें हम देखेंगे। कौन कौन सी बात, ये देख लेंगे कि क्या इसने संविधान के प्रोविज़न के अनुसार काम किया कि नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं। फिर ये देख लेंगे कि क्या इसने कॉन्स्टिट्यूशन की जो ऑब्लिगेशंस हैं इनको निभाया कि नहीं निभाया, इन उत्तरदायित्वों को निभाया कि नहीं निभाया। तो इनको देखकर हम सुप्रीम कोर्ट का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के अभिभावक के रूप में हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार के अभिभावक के रूप में, गार्डियन के रूप में, क्या सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का, बचाने का जो रोल है उसे ठीक से निभाया या नहीं निभाया। सुप्रीम कोर्ट ने देखो 1978 तक जो सुप्रीम कोर्ट का रोल था वो बड़ा पैसिव था, बड़ा निष्क्रिय रोल था 1978 तक। यानी सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट को अच्छे से बचाव नहीं किया, 1978 तक प्रोटेक्शन नहीं की अच्छे से, जनता के मूल अधिकारों को अच्छे से सुरक्षा नहीं दी।
एग्जाम्पल के तौर पर हम 2 मुकदमे ले सकते हैं। पहला केस है A.K. गोपालन केस, अक्सर आपने इसको पढ़ा होगा, 1950 का केस है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखो आर्टिकल 21 में जो स्वतंत्रता के अधिकार की बात आई है, तो आर्टिकल 21 जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है, यानी जो सरकार के जो काम है, केवल उनके खिलाफ ही आज़ादी से बचाव करता है। मतलब कानून बनाकर आर्टिकल 21 के अंदर जो एक बंदे की जो आज़ादी है उसको छीना जा सकता है, छीन सकते हैं कानून बनाकर आर्टिकल 21 को। तो यानी कानून बनाकर आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था A.K. गोपालन मामले में 1950 में। अब आप बताओ, ये तो संसद के आगे एक तरह से घुटने टेकने वाली बात हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर अनुमति दे दी संसद को इस मामले में कि भैया आप कानून बनाओ और जनता के मूल अधिकार छीन लो, वायलेशन कर दो, उल्लंघन कर दो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है आपको। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है, यानी अब आप देखो जो सरकार के कदम है या संसद है, आप बताओ क्या उसकी हिम्मत है कि संविधान के अनुसार वो उल्लंघन कर दे? भाई नहीं कर सकता कोई भी। इसके बाद 1976 में एक केस आया जिसे हैबियस कॉर्पस केस भी कहा जाता है। हैबियस कॉर्पस विवाद भी कहते हैं इसको, वाद, और इसको दूसरा नाम भी है ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला केस। ADM जबलपुर ये नाम भी है इसका, दोनों ही नाम है, बनाम शिवकांत शुक्ला। देखो ऐसा कहते हैं कि जो मामला है ना, ये जुडिशरी के ऊपर एक काला धब्बा है। हकीकत में हुआ यह था कि 1976 में इमरजेंसी लगी थी और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट दी और ये कहा कि अगर इमरजेंसी लगी हो तो कोई बंदा अपने जीवन के अधिकार के लिए और अपनी स्वतंत्रता के लिए हमारे पास नहीं आ सकता। अब आप सोच के तो देखो कि क्या इमरजेंसी के दौरान जीवन का अधिकार अप्लाई नहीं होगा? क्या बंदे के पास आर्टिकल 21 में जो जीवन का और स्वतंत्रता का अधिकार है, क्या वो इमरजेंसी में ख़त्म हो जाएगा? तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने 1976 के इस ADM जबलपुर मामले में ऐसा ही बोल दिया, जिसे हैबियस कॉर्पस केस भी कहते हैं या ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस भी कहा जाता है। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट के ट्रैक रिकॉर्ड पर एक ब्लैक स्पॉट है और कहा जाता है कि डार्केस्ट आवर था सुप्रीम कोर्ट का। हालांकि इसके बाद देखो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को एजर्ट करना शुरू किया, मतलब दृढ़ निश्चयी बनाया, और हैबियस कॉर्पस का जो मामला था, जो ये ADM जबलपुर वाला मामला था और जिसमें कहा था कि हमारे पास कोई नहीं आ सकता आर्टिकल 21 के बचाने के लिए, तो वो डार्केस्ट आवर हो गया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ब्लैक स्पॉट हो गया। अब बताओ इससे घटिया बात क्या होगी? मतलब सुप्रीम कोर्ट किस तरह की बात 1976 में बोल दिया था कि मतलब इमरजेंसी के दौरान ही, तो आप बताओ कि इमरजेंसी अगर लगी हो, आपातकाल लगा हो, तो तभी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बंदे को अदालत की। और सन 76 की जो इमरजेंसी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये अधिकार देने से जनता को मना कर दिया कि भाई मत आओ हमारे पास मूल अधिकार के लिए। खास कर ये कहा कि राइट टू लाइफ के लिए मत आओ हमारे पास, जीवन के अधिकार के लिए मत आओ। अब आपको पता ही है कि इमरजेंसी हटी 1977 में, तो तब तक सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों ये एहसास हो गया कि भारी गलती हो गई हमसे। तो मेनका गांधी केस, जिस मुकदमे का नाम अक्सर सुनते हो, तो 1978 में उसका जजमेंट आया। 1978 का मेनका गांधी केस आया और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को एजर्ट करना शुरू किया, यानी अपनी गलती सुधारनी शुरू की और अपने पुराने जजमेंट को ओवर रूल किया। और यहीं से हमारे देश में आया दोस्तों ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की अवधारणा, यानी विधि की सम्यक प्रक्रिया। अब देखो पहले A.K. गोपालन केस याद करो 1950 वाला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 21 का जो प्रोटेक्शन है वो केवल मंत्रियों के मनमाने काम के खिलाफ है। मतलब अगर सरकार कोई ऐसा ऑर्डर पास करती है जिससे आर्टिकल 21 का हनन होता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उस ऑर्डर को ज़ीरो कर देगा। लेकिन आपको याद होगा, हमने भी डिस्कस किया कि 1950 के A.K. गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार अगर कोई कानून बनाती है और उस कानून से अगर आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई बचाव नहीं किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कोई प्रोटेक्शन नहीं देगा। ये कहा था A.K. गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने। और A.K. गोपालन केस की इसी त्रुटि को सुप्रीम कोर्ट ने 1978 के मेनका गांधी मामले में सुधारा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, चाहे संसद का कोई काम हो, यानी लेजिस्लेटिव एक्शन हो, संसद कोई कानून बना दे, या सरकार का कोई आदेश हो, यानी एग्जीक्यूटिव एक्शन हो, तो किसी भी चीज़ से अगर आर्टिकल 21 का वायोलेशन होता है तो वो अपने प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास आ सकता है।
अर्थात हम आर्टिकल 21 को प्रोटेक्ट करेंगे लेजिस्लेटिव एक्शन के खिलाफ भी, यानी संसद के खिलाफ भी, और एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ भी, यानी सरकार के कदम के खिलाफ भी। तो मेनका गांधी केस 1978 में जो आया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपनी गलतियां सुधारी और यहीं से कॉन्सेप्ट दोस्तों निकल कर आता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या विधि की सम्यक प्रक्रिया का सिंपल मतलब, बिल्कुल सिंपल मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये नहीं देखेगा कि कानून बनाने के लिए सही प्रक्रिया का पालन किया गया कि नहीं, बल्कि ये भी देखेगा कि कानून का जो सार है, कानून का जो एसेंस है, वो भी ठीक है कि नहीं है। समझ गए आप लोग? देखो, एक शब्द आपने सुना होगा, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसमें सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल ये देखता है कि संसद जो कानून बना रही है वो कानून सही प्रक्रिया के साथ बनाया कि नहीं बनाया। अगर सही प्रक्रिया के साथ, प्रॉपर प्रोसीजर के साथ, प्रॉपर प्रोसेस के साथ बनाया तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहेगा। सुप्रीम कोर्ट केवल ये देखेगा कि प्रोसीजर तो ठीक है ना, मतलब जो बनाने का तरीका है कानून का, हाँ जी वो ठीक है, संसद में वोटिंग हो गई, संसद में बिल पेश हो गया, किसी मंत्री ने बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद वोटिंग हो गई, उसके बाद राष्ट्रपति ने साइन कर दिए, तो यही तो प्रक्रिया होती है ना। ये प्रक्रिया ठीक है तो कानून भी ठीक है। तो इसी को कहते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसमें केवल प्रोसीजर को देखा जाता है, लेकिन जो विधि की सम्यक प्रक्रिया है प्यारे साथियों, इसमें सारांश भी देखा जाता है, इसमें सार भी देखा जाता है, इसमें एसेंस भी देखा जाता है। प्रॉपर प्रोसीजर के साथ कानून बनाया है, उसके बावजूद कानून की जो एसेंस है, एसेंस मतलब कानून के अंदर क्या कुछ है, क्या कानून के अंदर कोई ऐसी बात है जिससे फंडामेंटल राइट लोगों के छीन लिए जाएंगे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर देगा। बस इतना सिंपल डिफरेंस है दोस्तों इन दोनों के बीच में, यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में। तो मैं फिर रिपीट कर दूं कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में सिर्फ प्रोसीजर देखा जाता है, जबकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में यह भी देखा जाएगा कि कानून के अंदर क्या कुछ लिखा है, कानून का सार क्या है। अब तो देखो, जुडिशरी ने हालांकि आज के टाइम में आर्टिकल 21 का स्कोप बहुत बढ़ा दिया है, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट 1980 के दशक में PIL का कॉन्सेप्ट, यानी जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आया था, ताकि जो समाज का जो हाशिए पर पड़ा हुआ तबका है, जो मार्जिनलाइज्ड जो सेक्शन है ऑफ सोसाइटी, उसको इंसाफ मिल सके। और आज के समय में आप देखो कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिकॉर्ड है वो मिक्स्ड रिकॉर्ड है। पास्ट में सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी अच्छी जजमेंट्स आई हैं, उन जजमेंट के बारे में आप लिख सकते हो। जैसे पुटुस्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी को, यानी निजता के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट मान लिया। फिर 3 तलाक के बारे में आप लिख सकते हो। इसी तरह सबरीमाला टेम्पल से संबंधित जो वर्डिक्ट आया था आप उसका उदाहरण दे सकते हो। तो ख़ास करके जो पिछले 4-5 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए काफ़ी अच्छा रोल निभाया है, काफ़ी अच्छा काम किया है। तो ये हमने बात कर ली सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड की फंडामेंटल राइट के गार्जियन के रूप में। तो बस आज हम सुप्रीम कोर्ट के इस पार्ट को यहीं तक सीमित रखेंगे और इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट की कुछ और भूमिकाएं भी देखेंगे, जैसे संविधानवाद के तौर पर सुप्रीम कोर्ट का कैसा रिकॉर्ड रहा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के प्रोटेक्शन के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कैसा रोल निभाया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कैरी करेंगे। फिलहाल आप इस लेक्चर को बार बार सुनिए, इन पॉइंट्स को आप याद रखने की कोशिश कीजिए ताकि मेंस में आपको पॉइंट्स लिखने के लिए मिल सके और आप अच्छे तरीके से एनालिसिस कर पाओ। तो आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू।